शुरुआत करते हैं एबीपी रिपोर्ट में कोलकाता की खबर के साथ, जहां लॉ छात्रा के गैंगरेप मामले ने तूल पकड़ लिया है। रेप पीड़ित पर टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी और मदन मित्रा ने जो सवाल उठाए उससे पार्टी ने किनारा कर लिया है, जिसके बाद टीएमसी के अंदर ही खींचतान देखने को मिल रही है। कोलकाता में लॉ स्टूडेंट के साथ गैंगरेप की वारदात पर सियासी पारा चढ़ता दिख रहा है। टीएमसी के भीतर भी इस वारदात को लेकर खींचतान मची है। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी और मदन मित्रा ने वारदात को लेकर पीड़ित छात्रा पर ही सवाल खड़े किए थे, जिससे टीएमसी ने किनारा कर लिया है। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में हुई जघन्य घटना को लेकर सांसद कल्याण बनर्जी और विधायक मदन मित्रा द्वारा दिए गए बयान उनकी व्यक्तिगत राय है। पार्टी इन बयानों से पूरी तरह असहमति जताती है और उनकी कड़ी निंदा करती है। टीएमसी ने बयान से किनारा किया तो सांसद कल्याण बनर्जी ने अपनी पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए। मैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस द्वारा एक्स पर किए गए पोस्ट से पूरी तरह सहमत हूँ। क्या वो परोक्ष रूप से उन नेताओं का समर्थन कर रहे हैं जो इन अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं? उधर टीएमसी विधायक मदन मित्रा के तेवर भी इसके बाद ढीले पड़े नजर आए। एक मिছিল में लाखों आदमी जाते हैं, उसमें अगर 2 आदमी गया, फोटो खींचा लिया और फिर बोला हम तृणमूल को लीडर है, इसको देखना है क्या तृणमूल कांग्रेस का व्यू क्या है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि लॉ स्टूडेंट के साथ हुए रेप के मामले में टीएमसी बैकफुट पर है। ऐसे में बीजेपी भी उस पर जोरदार हमला बोल रही है और अपराधियों का हिमायती होने का आरोप पार्टी पर लगा रही है। टीएमसी ने भले ही लॉ छात्रा के साथ हुए गैंगरेप की वारदात पर अपने नेताओं के बयान से किनारा कर लिया हो, लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया है और टीएमसी पर संगीन आरोप लगाए हैं। कलकत्ता लॉ कॉलेज परिसर में हुए बलात्कार की घटना पर तृणमूल कांग्रेस अपने सांसद और विधायक से दूरी बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सांसद ने पार्टी को करारा जवाब देते हुए अपने बयान से पीछे हटने से इनकार कर दिया। यही है तृणमूल कांग्रेस की राजनीति, एक ऐसी पार्टी जो दरिंदों को शरण देती है, दोषियों को बचाती है और पीड़िता की आवाज को दबाती है। बीजेपी नेता अमित मालवीय यही नहीं रुके, उन्होंने ममता सरकार को शर्मनाक चेहरा भी बता दिया। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लिए एक शर्मनाक चेहरा बन चुकी है। वो दोहरी बातें करती हैं, एक जनता के लिए और दूसरी अपनी पार्टी के गुंडों के लिए। इसी दोहरी नीति से वो बलात्कार को सामान्य बता रही हैं और अपराधियों का हौसला बढ़ा रही हैं। ममता के बंगाल में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। तृणमूल कांग्रेस का हर नेता एक्यूज को डिफेंड करने का प्रयास कर रहा है और विक्टिम को ब्लेम करने की बात कर रहा है, और ये इसीलिए है क्योंकि एक्यूज तृणमूल कांग्रेस का खुद का नेता है और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। वहीं कोलकाता लॉ कॉलेज रेप कांड मामले में बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट तीनों ने ही विरोध प्रदर्शन किया, ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। गैंगरेप की वारदात से नाराज छात्र कोलकाता के कस्बा थाने के सामने पहुंच गए और हाथ में तख्ती लेकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। छात्रों ने पुलिस स्टेशन को जाने वाली रोड को ब्लॉक कर दिया। हालांकि पुलिस ने बलपूर्वक छात्रों को वहां से हटा दिया। इधर बीजेपी ने कोलकाता के गरियाघाट इलाके में प्रदर्शन किया। मार्च के जरिए बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार को घेरा। प्रदर्शन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार भी मौजूद रहे, जिन्हें बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है, कानून नाम की कोई चीज नहीं है। पूरी तरीके से ममता बनर्जी इसको हिटलर गिरी पे तोल वो आ चुकी है। गैंगरेप केस के विरोध में कांग्रेस छात्र परिषद के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की और आरोप लगाया कि ममता सरकार में क्राइम ग्राफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। विरोध प्रदर्शन में लेफ्ट के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कोलकाता में लेफ्ट के नेताओं ने जमकर विरोध जताया और ममता सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। वहीं कोलकाता में लॉ छात्रा के साथ गैंगरेप की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है, जहां तमाम सियासी दल इसे लेकर अपनी राय सामने रख रहे हैं। कुछ ममता सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि इस पर राजनीति ठीक नहीं है। कोलकाता में लॉ कॉलेज में छात्रा से हुए गैंगरेप के मामले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सवाल खड़े किए हैं और ममता सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। मैं तो बल्कि केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि नहीं संभव है भैया वहाँ की सरकार से उस राज्य को संभालना, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और उसके तहत ही हम लोग को चुनाव में जाना चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया है। बंगाल सहित पूरे देश में अब कहीं पर भी हमारी महिलाएं पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है, ये भी बड़ी चिंता की बात है। इस मामले में भी केंद्र व सभी राज्य सरकारों को जरूर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं, कई राज्यों में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। केवल बंगाल क्यों,
क्या और जगह नहीं ये घटना है? ये समाज विकृत हो रहा है, ये समाज की विकृति है और इसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के संयोजक सत्यपाल सिंह ने वारदात को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और ममता सरकार पर सवाल खड़े किए। किसी भी महिला के ऊपर इस प्रकार का दुष्कर्म होता है वो हम सब के लिए शर्म की बात है, विशेष रूप से उस राज्य के लिए, उस प्रदेश के लिए जहाँ की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है। कोलकाता गैंगरेप केस की जांच के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई है। वहीं पुलिस ने कॉलेज के सुरक्षा गार्ड पिनाकी बनर्जी को अरेस्ट किया है, जिस पर आरोपी के कहने पर गार्ड रूम से बाहर जाने और पीड़ित की मदद न करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त सुरक्षा गार्ड पिनाकी बनर्जी कॉलेज में ही था, लेकिन जब उसे आरोपी मनोजीत मिश्रा और उसके साथियों ने बाहर जाने को कहा तो वहां से चला गया, जिसके बाद आरोपी पीड़िता से गैंगरेप की कोशिश करने लगे। इस दौरान पीड़िता ने कई बार मदद के लिए आवाज दी, लेकिन सुरक्षा गार्ड पिनाकी बनर्जी मदद के लिए नहीं आया। इधर पीड़िता की प्राथमिकी इंजरी रिपोर्ट में मारपीट की बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़िता के गले और सीने के पास मारपीट और जबरदस्ती के निशान मिले हैं। फिलहाल पुलिस केस से जुड़े सभी तथ्यों को खंगाल रही है। लॉ कॉलेज में गैंगरेप केस को लेकर बीजेपी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर चौतरफा हमलावर है। बीजेपी ने केस की जांच के लिए एक समिति का गठन भी कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से गठित की गई इस समिति में मनन मिश्रा, विप्लव कुमार देव, मीनाक्षी लेखी और सतपाल सिंह को शामिल किया गया है। इसके साथ ही बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कानून व्यवस्था को संभालने में फेल होने का आरोप लगाया है और उनसे इस्तीफा देने की मांग की है। एक बात स्पष्ट होता है कि ये पूरा रेप का जो गैंग रेप का जो कुचक्र हुआ है, ये कहीं ना कहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड ब्रूटैलिटी है, एक राजनैतिक दृष्टिकोण से प्रेरित जघन्य क्रूरता है। बीजेपी का सीधा आरोप है कि जब तक ममता बनर्जी सत्ता में ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी। ममता बनर्जी का रिजिम में वहाँ कोई खास करके माता, बहन, दीदी कोई सुरक्षित नहीं है। वहीं गैंगरेप केस को लेकर कांग्रेस भी टीएमसी सरकार पर हमलावर है। जितने कॉलेज बंगाल में, ये हर कॉलेज में हर यूनियन की सर पे बैठा दिया टीएमसी पार्टी के नेतागण को, वहाँ के दरिंदे लोगों को। इस मामले में वामपंथी दल भी ममता सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। एक्टर शेफाली जरीवाला के निधन को लेकर कई सारे सवाल खड़े हैं, क्योंकि उनकी मौत किस वजह से हुई ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। शनिवार शाम को शेफाली का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसमें उनके परिवार और दोस्त शामिल हुए। बेचारी तो परिवार बेहद ही गमगीन। अचानक हुई इस मौत से हर कोई सदमे में था। शेफाली की मौत की असली वजह क्या रही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी सामने नहीं आ पाई है। एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की मौत की खबर आई तो हड़कंप मच गया। रात में 10:15 या 10:30 बजे का टाइम था जब वो गाड़ी निकली है। 42 साल की उम्र में मौत से बॉलीवुड सन्न रह गया और रात में ही शेफाली के करीबी कूपर अस्पताल पहुंचने लगे। शेफाली के अपार्टमेंट से लेकर अस्पताल तक हलचल बढ़ गई। परिजन, दोस्त, रिश्तेदार जिसे भी मौत की जानकारी मिली वो उनके घर पहुंच गया। 1 बजे रात में पता चला, ये कोई आदमी बोला कि शेफाली जी डेथ कर गए। तब वो भी मैं विश्वास नहीं किया था, क्योंकि मैं तो अच्छा भला देख रहा था उसको। शेफाली की मौत से लोग हैरान हैं। आखिर इतनी कम उम्र में एक एक्ट्रेस की मौत कैसे हो गई? 30 अप्रैल 2025 के वीडियो में शेफाली बिल्कुल फिट दिख रही थी। एयरपोर्ट पर शेफाली अपने प्रशंसकों से रूबरू हुई। उस दौरान खुश नजर आईं, लेकिन अचानक मौत के बाद पुलिस भी जांच में जुट गई है। साथ में फॉरेंसिक टीम भी जांच के लिए शुक्रवार रात उनके घर पहुंची। घर से सबूत जुटाए गए और काफी देर तक जांच के बाद वहां से टीम वापस लौट गई। शेफाली की मौत को लेकर कई बातें हो रही हैं, कई आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। इस बीच 2 चीजें सामने आई हैं। पहली जानकारी ये सामने आई कि शेफाली को मिर्गी का दौरा पड़ता था और दूसरी खबर के मुताबिक शेफाली एंटी एजिंग ट्रीटमेंट करवा रही है। शेफाली पिछले 5-6 साल से एंटी एजिंग ट्रीटमेंट करा रही थी। हालांकि डॉक्टर ने साफ कर दिया है कि एंटी एजिंग ट्रीटमेंट की दवा का हार्ट से कोई संबंध नहीं है।
साथ ही शेफाली के डॉक्टर ने बताया कि वो पूरी तरह से फिट थीं और किसी भी तरह की बीमारी का जिक्र नहीं था। जबकि एक इंटरव्यू में शेफाली ने बताया था कि उन्हें 15 साल की उम्र में मिर्गी का दौरा पड़ा था। तनाव और चिंता की स्थिति में शेफाली को दौरे आते थे। हालांकि शेफाली ने यह भी दावा किया कि योग और रोजाना एक्सरसाइज करने से उनकी तबीयत बेहतर होने लगी और मिर्गी के दौरे आना बंद हो गए। तो ये सवाल है कि 42 साल की उम्र में दिल का दौरा क्यों आया। इन सवालों के बीच पुलिस ने शेफाली जरीवाला के पति एक्टर पराग त्यागी का बयान भी दर्ज किया है। पराग त्यागी ने पुलिस को बताया कि शेफाली का इलाज चल रहा था। एक्टर शेफाली जरीवाला ने अपने करियर की शुरुआत 19 साल की उम्र में म्यूजिक वीडियो कांटा लगा से की थी, जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था, जिनकी मौत बेहद कम उम्र में होने से बॉलीवुड भी शॉक्ड है। जहां शेफाली को अपने एक्स बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ शुक्ला के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करते देखा गया था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 सितंबर 2024 को आखिरी पोस्ट में भी शेफाली ने सिद्धार्थ शुक्ला का जिक्र किया था। शेफाली ने सिद्धार्थ शुक्ला की फोटो शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा था, थिंकिंग ऑफ यू टुडे मेरे दोस्त। बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला का भी निधन 40 साल की उम्र में 2021 में कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ था और अब 42 साल में शेफाली की भी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट ही बताई जा रही है। बहुत ही ट्रैजिक है ये कि इतनी कम उम्र में आपका हार्ट अटैक हो जाना, कार्डियक अरेस्ट हो जाना और आपका निधन हो जाना हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है। शेफाली की मौत की खबर सुन हिंदुस्तानी भाव भी काफी दुखी नजर आए। सुबह से लेकर शाम तक जो फोन बजते थे, एक तो रक्षाबंधन के टाइम, एक गणपति बापा के टाइम और एक भाऊबीज के टाइम, बस अभी मोबाइल में तो नाम है उसका, फोन नहीं बजेगा। शेफाली की मौत के बाद उनके पिता सदमे में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उस उम्र में ऐसा क्या हो गया। छोटी बहन शिवानी जरीवाला को भी काफी धक्का लगा है। शेफाली की मौत के बाद ये भी सवाल उठने लगे हैं कि कम उम्र में सितारों की मौत क्यों हो रही है। काम का दबाव है या फिर कुछ और वजह है। हाल ही में कम उम्र में जितने भी अभिनेताओं की मौत हुई वो सभी अपनी फिटनेस का ध्यान रखते थे। शेफाली भी हमेशा फिट रहती थी और उनकी फिटनेस दिखती भी थी। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहने वाली शेफाली के मौत ने दोस्तों को भी सदमे में डाल दिया है। वही शॉकिंग है टाइम ये कि मतलब कभी कोई सोच भी नहीं सकता है उनको देख करके कि इनको इस तरह का कुछ भी अचानक अटैक आ सकता है या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कभी लगा ही नहीं। दोस्त विवेक मिश्रा भी हैरान है। जो शेफाली अपनी फिटनेस के लिए, सेहत के लिए हर चीज का ध्यान रखती थी, उसके साथ ऐसा कैसे हो गया। मैं कभी वाइल्डेस्ट ड्रीम में नहीं सोच सकता हूँ, अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि शेफाली जो फिटनेस को और अपने हेल्दी डाइट को इतना इम्पोर्टेंस देती थी, वो उस तरीके का इशू फेस कर सकी। आज वो हमारे साथ नहीं है। शेफाली की मौत पर एक्सपर्ट का कहना है कि हार्ट अटैक किसी को भी आ सकता है। रियल और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है और कई बार हम एक्सटर्नल फिटनेस को ही हम इंटरनल फिटनेस भी मानते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है जो इंसान दिखने में बहुत स्लिम हो और अच्छा फिगर हो, उसकी इंटरनल हेल्थ भी बहुत अच्छी हो। हालांकि अब जांच में ही मौत की असली वजह सामने आ पाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची की जांच शुरू कर दी है। कई जिलों में अभियान की शुरुआत हो चुकी है और इस मामले को लेकर राजनीति भी गर्म होती नजर आ रही है। चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची की जांच के लिए अपना अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत बूथ लेवल पर ऑफिसर घर घर जा रहे हैं और लोगों को फॉर्म भरने में मदद भी कर रहे हैं। अभियान वक्त पर पूरा हो सके, इसके लिए बूथ लेवल पर अधिकारियों की तादाद में भी इजाफा किया गया है। वहीं इस मसले को लेकर सियासत गर्म हो गई है। चुनाव आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में जो दस्तावेज मांगे हैं, उसे लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का गुस्सा भड़क गया है, जिन्होंने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार का नौजवान पंजाब की खेतों में काम करता है, केरल के खेतों में काम करता है, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली की होटलों में काम करता है। कैसे होगा बताइए ये वहाँ। अच्छा, और कितने लोगों के पास ये सब डॉक्यूमेंट्स रहेंगे बताइए। ओवैसी ने कहा कि चुनाव आयोग की कवायद पूरी तरह से शक पैदा करने वाली है, जिसकी वजह से कई ऐसे लोग हैं जो वोटिंग के अधिकार से महरूम हो सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव में गौर करे, किसी भी जेन्युइन इंडियन का नाम मिस ना हो, वोटर को अपना वोट मिले डालने के लिए, वरना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये।
हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, जहां धारचूला में तो इतना भयावह लैंडस्लाइड हुआ कि लोगों की सांसें अटक गई। आदि कैलाश की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लैंडस्लाइड को देखकर होश ही उड़ गए, क्योंकि यहां पहाड़ों से पत्थर मानो गोली की रफ्तार में बरस रहे थे। क्योंकि कई टन भारी बड़ी बड़ी चट्टानें पहाड़ से गिरी, इसके साथ इतना मलबा वहां गिर गया कि पहाड़ खिसकता देख लोगों में दहशत फैल गई। तेजी से नीचे आ रहे मलबे को देखकर लोग शुरू कर दिया। मलबा जैसे ही सड़क पर आकर गिरा, वहां धूल का गुबार फैल गया। पहाड़ खिसकने की वजह से आदि कैलाश यात्रा मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। जाम हो गया रास्ता अब तो। ओ बाप रे, कितना बड़ा पत्थर गया देखो नदी में। बता दें कि देर रात धारचूला में मूसलाधार बारिश हुई। इसकी वजह से धारचूला लेपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूरी रात लैंडस्लाइड होता रहा और लैंडस्लाइड की वजह से आदि कैलाश यात्रा पर जा रहे श्रद्धालु कई घंटे तक फंसे रहे। उत्तराखंड के चमोली में हुई तेज बारिश की वजह से भारी नुकसान हुआ। तेज बारिश के बाद चमोली में भी पहाड़ खिसके और वहां खड़ी कई गाड़ियां चट्टानों की चपेट में आ गई। और लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ के नीचे जो गाड़ियां खड़ी थी वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं, क्योंकि पहाड़ों से बड़ी बड़ी चट्टानें सीधे आकर इन गाड़ियों के ऊपर गिरी, इसलिए गाड़ियों के आगे का हिस्सा भी बुरी तरह से टूट गया। गनीमत रही कि जब पहाड़ से लैंडस्लाइड हुआ तब इन दोनों गाड़ियों के अंदर कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो जानमाल का बड़ा नुकसान भी हो सकता था। चमोली जिले के थिरकाप गांव में पिछले 24 घंटे से तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां बाढ़ जैसे हालात हैं। तेज बारिश के साथ कूड़ा कचरा लोगों के घरों में घुस गया है और हालात ऐसे हैं कि लोगों को घरों के अंदर रहना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं चमोली में आई बादल फाड़ आफत की वजह से सफेद रंग की एक कार मलबे में बुरी तरह से फंस गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी, लेकिन तभी फ्लैश फ्लड यानी अचानक आने वाली बाढ़ की वजह से वो कार बह गई और कार बहते बहते काफी दूर तक चली गई और फिर मलबे के बीच मानो जम सी गई। मलबा इतना ज्यादा था कि भारी भरकम कार को निकालना आसान नहीं था, क्योंकि कार का आधे से ज्यादा हिस्सा तो मलबे में समा चुका था। ये खौफनाक मंजर जिसने भी देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कार के आसपास इकट्ठा मलबे को देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो कार को बाहर निकालने की कोशिश करे, क्योंकि अगर कोई भी उस मलबे में घुसकर कार निकालने की कोशिश करता तो वो भी उस मलबे में फंस जाता। गनीमत ये रही कि कार में कोई मौजूद नहीं था। भारी बारिश से उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हालात बिगड़ रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया, उससे पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। दरअसल मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जबकि उत्तराखंड के कई इलाकों में पहले से ही बारिश हो रही है, जिससे चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग में नदी नाले उफान पर हैं। कई जगह रास्ते बंद हो चुके हैं, तो कहीं लैंडस्लाइड की घटनाओं ने सड़कों पर जाम लगा दिया है। आलम यह है कि भारी बारिश के बाद रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर है। जलस्तर इतना ज्यादा है कि भगवान शिव की 15 फीट ऊंची प्रतिमा कमोबेश जलमग्न हो गई है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मूसलाधार बरसात से हिंडन नदी उफान पर है, जिससे दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया है। ग्रामीण नदी के जलस्तर कम होने का इंतजार कर रहे हैं। 20 साल बाद हिंडन नदी पर पुल बनाने का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि जल सेतु निगम का सामान ही पानी के तेज बहाव में बह गया। बड़ी बड़ी क्रेन के टुकड़े जगह जगह दिखाई दिए। पूरा मामला सुंदरपुर शाकंभरी मार्ग का है। सहारनपुर की गलियों में तेज पानी बह रहा है। सड़कें, गलियां, मोहल्ले सब पानी में डूब गए। इंसान से लेकर मवेशियों तक के लिए ये बारिश आफत बनकर आई। सड़कों पर पानी इस रफ्तार में बहता दिखा मानो कोई नदी बह रही हो। वहीं बड़ी खबर आई ओडिशा के मयूरभंज से, जहां देव नदी पर बने एक पुल के ढह जाने के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी। भारी बारिश और देव नदी पर आए उफान की वजह से पुल टूटकर गिर गया और पुल बीच में से टूटकर मानो दो टुकड़े हो गया। पुल के बिल्कुल बीच में से ढहने की वजह से उदाला बालासोर मार्ग में आने वाले लोग दोनों तरफ फंस गए। देव नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। नदी के ऊपर वाले हिस्से पर पानी भर गया, जिसके बाद लोग घर जाने के लिए परेशान दिखे। बताया जा रहा है कि मयूरभंज जिले के उदाला बालासोर मार्ग पर बना ये जमुआ घाट पुल कई गांव को एक दूसरे से जोड़ता है, लेकिन पुल बाढ़ में बह जाने की वजह से दर्जनों गांव का संपर्क एक दूसरे से कट गया। बारिश के दिनों में पुल बहने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। बिहार में तो ऐसी घटनाएं होना मानो आम बात है। बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता दें, जहां पर उत्तरकाशी के बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर बादल फटने की खबर है। बलीगढ़, जहां पर एक होटल
निर्माणाधीन होटल साइट को बादल फटने से भारी नुकसान पहुंचा है। होटल साइट पर जो मजदूर काम कर रहे थे उनमें से 8 से 9 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं उस जगह की जहां पर बादल फटने से देखिए मलबा आपको दिखाई दे रहा होगा। बलीगढ़ में एक होटल का यहां पर निर्माण चल रहा था, उस साइट को काफी नुकसान पहुंचा है। पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि जो यहां पर 8 से 9 मजदूर काम कर रहे थे वो अभी लापता हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तरकाशी के बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर बादल फटने से निर्माणाधीन होटल साइट को नुकसान पहुंचा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर रवाना हो चुकी है और तस्वीरें आप उस साइट की देख रहे हैं जहां पर बादल फटने से काफी नुकसान पहुंचा है। मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। उन मजदूरों की तलाश के लिए अब यहां पर कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। तो पहाड़ों में लगातार मौसम जो है उसका अलग अलग रूप में कहर देखने को मिल रहा है। कहीं लगातार बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ाई हुई हैं, कहीं बारिश के बाद बाढ़ आ रही है, कहीं बादल फट रहा है, कहीं रास्ते टूटे हुए हैं और ऐसे में जो यात्री हैं, मुसाफिर हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये बलीगढ़ इलाका जहां पर एक होटल की निर्माणाधीन होटल साइट पर काफ़ी नुकसान हुआ है। दीपक रावत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपक, अभी क्या स्थिति है? रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है नहीं? जी बिल्कुल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, उत्तराखंड प्रशासन की टीमें भी लगी हुई हैं। 8 से 9 मजदूर इस वक्त लापता बताए जा रहे हैं और उन्हें ढूंढने की तलाश जो है लगातार जारी है। लेकिन इसके साथ ही आसपास के इलाके को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बादल फटने के बाद जो खेत थे उनको नुकसान पहुंचा है, साथ ही साथ आसपास के जो होटल्स थे उनको भी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में तमाम चीजों का जायजा लिया जा रहा है। जो जिलाधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं और वो कोशिश कर रहे हैं पता लगाने की कि जो लोग लापता है वो कहाँ से थे, कौन लोग थे जो मजदूरी यहाँ कर रहे थे। तो इन तमाम चीजों की इस वक्त जो है जांच चल रही है। मेरठ में महिला पुलिस कर्मियों पर अश्लील टिप्पणी करने वाले तीसरे आरोपी को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पकड़े जाने के बाद पुलिस ने आरोपियों की इस कदर मरम्मत की कि वो थाने में माफी मांगते नजर आए। माफ कर दो, हो गया गलती, सब माफ कर दो, सब माँ बहन मेरी। मनचले आदिल को अंदाजा नहीं था कि गुस्ताखी इतनी भारी पड़ जाएगी कि पैरों पर खड़े होने के भी लाले पड़ जाएंगे। जनाब मेरठ के नौचंदी मेले में महिलाओं से छेड़खानी कर रहे थे, अश्लील टिप्पणियां कर रहे थे। प्यारी लग रही आंटी। गलती ये हो गई कि जिन्हें ये छेड़ रहे थे वो पुलिस कर्मी थी। प्यारी लग रही आंटी। फिर तो लेने के देने पड़ गए। अब हर 5 मिनट में ऐसे ही माफी मांगी जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद आदिल के अलावा इसके 2 मंजिले साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनकी भी तसल्ली बख्श मरम्मत की गई। अब इन दोनों को भी हर महिला में बहन बेटी नजर आ रही है। गाजियाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने पहले भी एटीएम में चोरी की कोशिश की थी। गिरफ्तारी के बाद एक चोर ने भविष्य में चोरी ना करने की कसम खाई। अब नहीं करूंगा, अभी चोरी नहीं करूंगा जी, अब आज के बाद चोरी नहीं करूंगा जी। बदमाशों में यूपी पुलिस का खौफ इस कदर है कि वारदात के बाद गुनाह से ही तौबा करने की कसम खा रहे हैं। विजयनगर पुलिस ने जब इस चोर को मुठभेड़ के बाद पकड़ा तो एनकाउंटर के डर से थर-थर कांपने लगा। मुझे छोड़ दो जी, मैं आज के बाद नहीं करूंगा जी, मुझे छोड़ दो जी, मुझे छोड़ दो जी, मैं आज के बाद नहीं करूंगा जी। आरोपी और उसके एक साथी ने कुछ दिन पहले एटीएम को लूटने की कोशिश की थी, लेकिन सायरन बजने की वजह से भाग निकले। पुलिस ने इनके पास से एटीएम काटने के औजार, हथियार और चोरी की बाइक बरामद की है। बिहार के नवादा में 60 सेकंड के अंदर 50,000 की चोरी का वीडियो सामने आया है। बाइक सवार जैसे ही अपनी बाइक से कुछ पल के लिए दूर हुआ, उसी बीच चोर ने डिक्की में रखे पैसों पर हाथ साफ कर दिया। चोर बाइक के पास आया, डिक्की तोड़ी और पैसे लेकर तेजी से भाग गया। मामला नवादा के रजौली थाना क्षेत्र का है। व्यवसायी पिंटू कुमार ने बताया कि बकाया वसूली के दौरान किसी ने उनके ऊपर बदबूदार केमिकल फेंक दिया था, इसलिए बाइक रोककर डिक्की से कपड़ा निकालकर सफाई करने लगे। थोड़ी देर सफाई करने के बाद डिक्की में ही कैश से भरा बैग रख दिया। कपड़ा ऊपर निकाल के उसको साफ सुथरा करके बैग रखा डिक्की में और सामने दुकान में जाके पानी से धोने गया। दोपहर 12:26 और 15 सेकंड पर व्यवसायी बाइक छोड़कर दुकान की तरफ बढ़ गया। व्यवसायी के जाने के 5 सेकंड बाद ही चोर बाइक के पास आया। पहले प्रयास में चोर सिर्फ बाइक के पास से घूमकर लौट गया। 10 सेकंड बाद वो फिर लौटा और फिर बिना वक्त गंवाए उसने डिक्की खोली और पल भर में बैग लेकर चंपत हो गया। ये पूरी चोरी की वारदात 60 सेकंड के अंदर हुई। उसमें 49,800 रुपया नकद था
और उसमें बिल था ओरिजिनल। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के महोबा के जिला अस्पताल में लापरवाही की इंतहा पार हो गई, जहां अस्पताल में भर्ती एक मरीज का खुद इंजेक्शन लगाने का वीडियो वायरल हो गया। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से मरीज गुस्से में है। अस्पताल के बिस्तर पर बैठा मरीज टीबी जैसी बीमारी से ग्रसित है और खुद ही इंजेक्शन लगा रहा है, वो भी बिना किसी डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी की निगरानी के। टीबी के मरीजों को आमतौर पर अलग वार्ड में आइसोलेशन में रखा जाता है, जिससे वायरस दूसरों में न फैले, लेकिन यहाँ उसे सामान्य वार्ड में ही भर्ती कर दिया गया, जहाँ अन्य सामान्य मरीज भी मौजूद हैं। मामले को लेकर जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर पवन अग्रवाल ने जांच के आदेश दिए हैं। कर्नाटक के दावणगेरे में दामाद अपनी ही सास को लेकर फरार हो गया। शादी के महज 2 महीने बाद ही सास और दामाद घर से फरार हो गए। अब पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले का खुलासा तब हुआ जब पत्नी ने अपने पति गणेश के मोबाइल में आपत्तिजनक मैसेज देखे। शादी के 15 दिन बाद ही सास और दामाद के बीच की नजदीकियां देखकर पत्नी दंग रह गई। गणेश के मैसेज उसकी पत्नी ने अपने पिता को भेजे। उसके बाद दोनों परिवारों में दरार आ गई। पारिवारिक तनाव के बीच सास शांता और दामाद गणेश मौका देखकर घर से फरार हो गए। भागते वक्त दोनों पैसे और जेवरात भी साथ ले गए। गणेश की शादी 2 महीने पहले ही हुई थी। पुलिस शिकायत मिलने के बाद दोनों की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। बिहार के मोतिहारी में पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। ये गैंग डार्क वेब के जरिए लोगों को फर्जी डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर ठगता था। टेबल पर दिख रहा लाखों का कैश, राइफल, जिंदा कारतूस और नोट गिनने की मशीन, ये सब कुछ पुलिस ने इस गिरोह के पास से बरामद किया है। ये गिरोह लंबे समय से लोगों को अपने जाल में फंसाता था और उन्हें डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर लूटता था। लंबे समय से पुलिस को इस गिरोह की तलाश थी। पुलिस ने इस गिरोह के मोहम्मद जावेद और पंकज पांडे को गिरफ्तार किया है। इसमें पंकज पांडे हवलदार है। इसी के घर से पुलिस को राइफल मिली है। वहीं इस गिरोह के दूसरे सदस्य दयाशंकर और अविनेश फरार हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग अपनी दुकान से साइबर ठगी को अंजाम देते थे। इससे पहले भी ये गिरोह करीब 30 लाख की ठगी के मामले में पकड़ा जा चुका है। फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी आज पुरी पहुंचे और भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। अदानी ग्रुप ने प्रसाद सेवा पहल के तहत पुरी में भक्तों के लिए स्टॉल भी लगाए। पुरी में अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पूजा की। गौतम अदानी के साथ उनका परिवार भी पूजा अर्चना में शामिल हुआ। अडानी समूह ने पुरी धाम में प्रसाद सेवा की शुरुआत की है। समूह ने 8 जुलाई तक रथ यात्रा के दौरान भक्तों और फ्रंटलाइन अधिकारियों के लिए स्टॉल लगाए हैं। गौतम अदानी ने पुरी में इस्कॉन किचन में प्रसाद सेवा में हिस्सा लिया। किचन में भक्तों के लिए प्रसाद तैयार किया जा रहा है। गौतम अदानी और उनकी पत्नी ने पुरी के इस्कॉन किचन में प्रसाद सेवा के तहत भक्तों को भोजन वितरित किया। इस मौके पर गौतम अदानी ने कहा, सेवा से साधना से शुरू हुआ सफर भगवान जगन्नाथपुरी की भव्य यात्रा में भी जारी है। पुरी का प्रशासन, उड़ीसा गवर्नमेंट, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मियों ने जिस तरह से ये पूरा रथ यात्रा का आयोजन और बहुत अच्छी तरह से किया है। इस दौरान गौतम अदानी ने लाइफ गार्ड से भी बात की। जो भी यहाँ पर काम करते हैं लोगों को बचाते हैं, बहुत आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इसने लोग यहाँ प्रवासी लोग आ रहे हैं। वहीं यूपी के इटावा में कथावाचक के साथ हुई अमर्यादित घटना को लेकर बयानबाजी थमती नजर नहीं आ रही। अब इस पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया है। 25 दिन की विदेश यात्रा से जैसे ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री छतरपुर लौटे, उन्होंने साफ किया कि भगवत कथा किसी जाति की बपौती नहीं है। भगवान की कथा, भगवत चर्चा, सत्संग, सनातन का प्रचार किसी जाति विशेष का नहीं है। भगवत चर्चा और सत्संग, भगवान की वार्ता, भगवत कथा को कहने का अधिकार सबको। भगवान की कथा सब कह सकते हैं। जो भी घटना इटावा की हुई है निश्चित रूप से निंदनीय है, घोर निंदनीय है। धीरेन्द्र शास्त्री यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो ऐसी घटनाओं से बचना होगा। इसके साथ ही उन्होंने राजनीति करने वालों को भी निशाने पर लिया। यूपी के बहराइच में रील बनाने का क्रेज हत्या की वजह बन गया है, जहां 4 दोस्तों ने अपने एक दोस्त की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसके पास महंगा आईफोन था और उससे बेहतर पिक्चर क्वालिटी की रील बनाई जा सकती थी।
घटना बहराइच के नगरौर की है। पुलिस ने बताया कि हत्या करने वाले 4 दोस्तों को रील बनाने का शौक था और इसके लिए वो अच्छी क्वालिटी के कैमरे वाला मोबाइल चाहते थे। इसी बीच उनका एक दोस्त शादाब, जो कि बेंगलुरु में रहता था, वो मामा की शादी में शामिल होने के लिए गांव आया। उसके पास महंगा आईफोन था। ऐसे में चारों ने उसकी हत्या की साजिश रच डाली। चारों आरोपी शादाब को अमरूद के बाग में ले गए। वहां पहले गर्दन पर वार किया, फिर ईंटों से कुचलकर उसकी हत्या कर दी और आईफोन लेकर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन लड़कों ने घटना के 4 दिन पहले एक प्लान बनाया कि इसकी हत्या करके इसके मोबाइल ले लेंगे और इससे हम लोग वीडियो बनाएंगे तो इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी की वीडियो बनेगा। हत्या में शामिल 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस जिनकी तलाश कर रही है। वहीं शादाब के परिजनों ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है।